नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साक्षी, निशांत, अंशुमन, प्रिया, नीरज, देवांशी, अंशुमन, वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी पाठशाला पर मैं हूं अंकित। वेरी गुड मॉर्निंग प्रीति, अंकुश, आरती। सभी साथियों का स्वागत है। चलिए आज के सेशन में एंट्री करते हैं। नोटिफिकेशन नहीं आई? नोटिफिकेशन यार मैंने भेज तो दी है। एक मिनट और भेजने दो। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग मानसून ला रहे थे। मानसून के सीजन में मानसून पढ़ने का अपना ही महत्व होता है। और इस समय क्योंकि उत्तर भारत के अंदर मानसून आ रखा है, तो ऐसी स्थिति में मानसून का जानना, मानसून के बारे में काम समझना, ये हमारे लिए उतना ही काम का कंसेप्ट भी बनता है। हमने आपको समझा दिया था किस प्रकार से मानसून आता है, विंटर मानसून क्या है, समर मानसून क्या है, साउथ वेस्ट मानसून कैसे आता है। फिर मैंने आपको आईटीसी जेड का कंसेप्ट भी सिखा दिया था। उसके बाद में मानसून की कुछ और जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में बात होनी है, जिनमें से प्रमुख अवधारणा जिसके बारे में आज बात होगी, वो बात होगी आज आपके साथ में साइक्लोनिक और जेट स्ट्रीम और अल्नीनो और लानीनो के बारे में। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, जिनमें से सबसे महत्व की जो चीज है वो है अल्नीनो और लानीनो। हालांकि अल्नीनो और लानीनो उस लेवल का आप लोगों को नहीं पढ़ना होता है, फिर भी मैं आप लोगों को ये सारा की सारा कंसेप्ट समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज के जो प्रमुख चीजें हैं उनमें आप लोगों को अल्नीनो, लानीनो या मानसून के जो अन्य कारक जिम्मेदार हैं, ये सारे समझने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग आईटीसी जेड पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहां से आगे स्पेट का साइक्लोनिक हाइपोथेसिस पढ़ने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के भूगोलविद थे स्पेट, जिनका मानना था कि मानसून पवनें चक्रवातों की उत्पत्ति का परिणाम है। ये चक्रवात बहुत सारे जो एयर मासेस हैं उनके मिलने के कारण उत्पन्न होता है। क्या कहते थे ये? कि विंड्स आर रिजल्ट ऑफ origin ऑफ साइक्लोन। दीज साइक्लोन्स आर जनरेटेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस व्हेन डिफरेंट एयर मासेस मीट्स। They believe that the process of formation of air front is very powerful in the summer season. Hence, these front attract rain-bearing winds from the ocean. On the contrary, in winter, according to Spade, these fronts are very weak and shallow. तो अब ये क्या कहते हैं? आसान भाषा में इन्हें ऐसा लगता है कि बादल से बारिश नहीं होती है। यानी जो बारिश आने का प्रक्रम है कि जो पानी है उसके ऊपर बादल बने और वो बादल ऑटोमेटिक चलकर धरती की तरफ चले आए, साउथ वेस्ट मानसून की तरह, वैसे बारिश नहीं होती है। तो बोले कैसे होती है? बोले बारिश का जो प्रक्रम है वो असल में साइक्लोन बनने से है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी कुछ दिनों पूर्व बिपरजॉय के बारे में सुना था। बिपरजॉय जिसने पूरे की पूरे उत्तर भारत में न्यूज तो बटोरी ही थी और राजस्थान तक बारिश की थी, जो कि समुद्र से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। और मैंने आपसे कहा भी था कि बिपरजॉय ने विपदा बॉर्डर एरियाज में मचाई, यानी जो मतलब समुद्र का जो सी तट था वहां मचाई, लेकिन राजस्थान में तो उसने जॉय किया है, यानी कि उसकी वजह से आनंद की ही प्राप्ति हुई है। उम्मीद है आपको ये बात याद होगी। मतलब ये हुआ कि बिपरजॉय से राजस्थान में बारिश हुई, ना कि बवंडर या तूफान आया। बवंडर या तूफान का मतलब कि भाई हमारे ना तो किसी के हताहत होने की खबर आई, ना सरकार को एनडीआरएफ की मदद से कोई राहत बचाव कार्य चलाने पड़े। कुछ एक एरियाज में जहां बारिश हो गई थी, जहां पर पहले से तात्कालिक रूप से सरकारें तैयार थी, वहां पर अगर पानी जल का भराव हुआ तो वो तो सामान्य जल भराव की स्थिति में भी वैसा ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिपरजॉय की वजह से राजस्थान के अंदर बारिश आई। स्पेट का मानना भी यही है कि जो बारिश है ना, उसके लिए असल में साइक्लोन जिम्मेदार होता है, कोई और कंसेप्ट जिम्मेदार नहीं होता। फिर आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि फिर एक बात बताइए, साइक्लोन कैसे आता है?
मैंने कहा यार ये तो मैं कई बार बता चुका हूं। बोले कैसे? मैंने कहा आपसे कहा है कि धरती का कोई भाग अगर गर्म हो जाए तो गर्म होने से वहां से एयर ऊपर उठ जाती है। एयर ऊपर उठ जाती है तो उस हल्के क्षेत्र को या और ये ऐसा होता कहाँ है? उदाहरण के लिए अगर मैं आपको भारत का मैप दर्शाने का प्रयास करूं तो भारत के मैप को आप देखें तो मान लीजिए कि ये भारत का हमने प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा दिखाया। इसके एक तरफ यहां पर खूब सारे अपने आइलैंड्स हैं जिनको आप अंडमान निकोबार कहते हैं, कुछ यहां पर हैं जिन्हें लक्षद्वीप वगैरह आप कहते हैं, ठीक है। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समुद्र के बीचों बीच आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स बिल्कुल लैंड भाग होता है। लैंड हमने कंसेप्ट सीख रखा है कि जल्दी कौन गर्म होता है? तो धरती गर्म होती है। जब धरती गर्म होती है तो जगह से मतलब वायु जो है वो ऊपर उठ जाती है। वायु जब ऊपर उठती है तो जगह खाली जो छूटी वो समुद्र के पानी से, जो समुद्र के पानी के ऊपर जो हवा है उससे कवर होने जाती है, यानी उसको अप्रोच करती हैं चीजें। यानी कि इसके चारों तरफ जो पानी के ऊपर का जो एयर मास है जो कि वाटर वेपर युक्त है वो इस लैंड मास की तरफ भागने लगता है। और जब लैंड मास की तरफ भागने लगता है तो मान लीजिए एक बार के लिए साधारण भाषा में समझें, ये कोई आइलैंड है। आइलैंड पर क्या है? लैंड है। लैंड की खासियत क्या होती है? जल्दी गर्म होती है। ये चारों तरफ क्या है? ओशियन है। ये रहा ओशियन, ठीक है ना। अच्छा, ओशियन में क्या होता है? हवा देरी से गर्म होती है। जब जल्दी गर्म होती है तो गर्म होकर जल्दी ऊपर भी उठती होगी। जल्दी ऊपर उठती होगी इसका मतलब क्या हुआ? इस क्षेत्र में लो प्रेशर बेल्ट बनती है, लो प्रेशर क्षेत्र बनता है। वहीं जो ओशन वाला क्षेत्र है जहां पर पानी है जो कि तुलनात्मक रूप से धीरे गर्म हो रहा है, वो पानी हाई प्रेशर बेल्ट बनाता है। तो अब आप देखें, अंदर की तरफ लो प्रेशर है, बाहर की तरफ हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलने लगती है। तो देखो ये विंड चली, ये विंड चली, ये विंड चली, सब तरफ से विंड चलना शुरू करती है। जब लो प्रेशर क्षेत्र की तरफ विंड चलने लगती है तो जो चारों तरफ से आ रही हवा है वो एक जगह जाकर टकराने की स्थिति में पहुंच जाती है। जब वो टकराने की स्थिति में पहुंचती है तो आपस में टकराकर स्पाइरल होने लगती है अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स। आपको याद होगा नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस बल राइट हैंड साइड मूवमेंट देता है, अर्थात जाने वाली हवा जा तो सीधी रही थी लेकिन वो हल्की हल्की घूम गई, ऐसे राइट हैंड साइड घूम गई। राइट हैंड साइड घूम गई से मतलब क्या हुआ? ये आपस में जब जाकर मिलने गए तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करने लगे और एक स्पाइरल जैसी संरचना बन गई। अब आपने कहा चलो सर ये तो समझ में आ गया, ये आपका लैंड था जिसे आपने आइलैंड कहा, उसके चारों तरफ साइक्लोन जैसी सिचुएशन बन गई, हवा जो है वो इस तरह से गोल 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 घूमने लग गई। सर समझ में आ गया, ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि हवा इस तरह से घूम रही है। लेकिन सर एक सवाल यहां पर बचा रह गया। हमने कहा बताइए क्या बचा रह गया भाई? बोले सर एक सवाल ये बचा रह गया कि ये जो हवा घूम रही है ना। मैंने कहा हाँ। बोले सर इस हवा के घूमने से लैंड के ऊपर ही सारा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है कि वो यहां से आइलैंड छोड़कर यहां तक पहुंच जाती है? मैंने कहा इसके पीछे का तो बड़ा कारण है। बोले बताओ। मैंने कहा एक बार बवंडर बन गया, अब बवंडर तलाशता है कि और कौन सी जगह ऐसी है जिसे मैं अपने आगोश में ले लूं। बोले जैसे? मैंने कहा अगर आप किसी उत्तर भारत के उस क्षेत्र में रहे हो जहां भबूले उड़ते हैं, भबूले हमारे राजस्थान में वो छोटी सी जो साइक्लोनिक कंडीशन बनती है ना, वो गोल 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 स्पाइरल मिट्टी का धुआं सा गुबार बनता है, ऊंचा उठकर चला जाता है। मैंने कहा अगर कहीं आप ऐसे क्षेत्र में रहे हो तब तो आपको ये बात समझ में आए। बोले हाँ हाँ हम तो रहे हैं। तो मैंने कहा अगर आपको वो क्षेत्र ध्यान दे जाए तो आप इस बात को भी अच्छे से समझेंगे। बोले कैसे? मैंने कहा वो जो भबूला जैसी संरचना है ना उसको अपनी तरफ, अगर ये मान लीजिए अर्थ है, ये इंडिया है, इंडिया की लैंड गर्म हो गई तो लो प्रेशर बेल्ट तो यहां पर भी बनी हुई है, ये तो बहुत बड़े क्षेत्र में बनी हुई है। तो ये बना हुआ लो प्रेशर इसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा कि भैया आ जाओ। ये तो बिल्कुल वैसी होगी ना, लाइक डिजॉल्व लाइक, सेम चीज सेम में मिलती है। तो लो प्रेशर के कारण जब यहां स्थितियां ऐसी बनी हैं तो फिर ये इस तरफ भी बनेंगी, नंबर एक।
दूसरी बात, अगर ये इस तरफ जाएगा और क्या कारण हो सकता है? मान लीजिए इस तरफ ये चक्रवात बना है, चक्रवात का मूवमेंट ओवरऑल किधर हो, तो अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स जिस तरफ भी चलना है उसे राइट ही चलना है। यानी ये चक्रवात किधर मूव करेगा, तो आंसर है ये राइट की तरफ ही मूव करेगा। बोले सर राइट की तरफ मूव क्यों करेगा? हमने कहा भाई वो इसलिए करेगा क्योंकि कोरियोलिस बल नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ धकेलेगा उसे। हवा ही तो है वो, और वो हवा राइट की तरफ मूव करना चाहेगी। तो जब हवा राइट की तरफ मूव करना चाहेगी, भूत बोलते थे ना जिसे आप बचपन में, हाँ वही, हमारे भगूरा बोलते हैं उसको, है ना, भौरा जिसको जो भी बोलते हैं, खेत में देखा होगा आपने, है ना, हाँ बिल्कुल वैसा। तो ये चीज जो है वो इस तरफ खींचने लगेगी। तो मैंने कहा इस तरह से खिंच करके इस भूभाग पर जाना ऑटोमेटिक स्पेट के अनुसार कि पहले चक्रवात बनते हैं और कोरियोलिस बल और लो प्रेशर के कारण खिंच के चले जाते हैं। तो बोले सर पुराने लोगों में और इनमें क्या अंतर है? स्पेट ने ऐसा क्या बता दिया? मैंने कहा स्पेट ने भी एक बड़ा आंसर दे दिया। क्या आंसर दे दिया? कि गर्मी में ही मानसून क्यों आता है, सर्दी में क्यों नहीं आता है? बड़ा सवाल है, विचार करिए। गर्मी में ही मानसून क्यों आता है, इसका जवाब स्पेट ने तो दिया। बोले कैसे? हमने कहा भाई गर्मी है तो हवा खींचेगी, कॉमन सेंस रखिए, गर्मी है तो ही तो हवा खींचेगी। अगर मान लीजिए नदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती तो कैसे साइक्लोन बनते? तो चाहे उसकी अभिव्यक्ति हो या आईटीसीजेड की, कुल मिलाकर तो एक ही बात समझ में आती है कि टेम्परेचर में डिफरेंस होने पर मानसून ट्रेवल करता है। लेकिन हमने एक चीज और जान ली कि साइक्लोन के अनुसार की थ्योरी स्पेट ने दी है, बाकी कोई बात नहीं। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्पेट की थ्योरी भी हमें समझ में आ गई। अब एक और थ्योरी समझते हैं, इसका नाम क्या है? जेट स्ट्रीम थ्योरी। ये क्या कहती है? इस परिकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति केवल धरातलीय जलवायु दशाओं को ही उत्तरदायी नहीं मानती, बल्कि क्षोभ मंडल में भी वायु प्रवाह को महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात ये एक अपर लेवल तक जा रहा है। अपन क्या कर रहे हैं? समुंदर से पृथ्वी की तरफ हवा कैसे चल रही है इसकी बात कर रहे हैं। जेट स्ट्रीम परिकल्पना क्या कहती है? कि केवल एक ही कारक जिम्मेदार नहीं है। पानी गर्म हुई, उठकर चली गई। कुछ हवाएं ऐसी हैं जहां पर जेट उड़ते हैं, यानी हवाई जहाज जहां उड़ते हैं, क्षोभ मंडल और उससे ऊपर समताप मंडल, उसमें ट्रेवल करती हैं। मतलब हवाओं का एक पूरा पूरा मतलब डायरेक्शन अपने वायुमंडल में भी होता है। बोले वो कैसे होता है? बोले होता तो वो भी उसी कारण से है। किस कारण से? कि एयर ऊपर उठी थी, घूम करके नीचे आई। अरे आप सबने मेरे साथ में एक चीज सीखी है कि नहीं सीखी है? क्या? कि मान लीजिए ये धरती है, अगर हम इस धरती को इस तरह से कहें कि ये इक्वेटर है, ये 23.5 है, ये 66.5 है, ये 23.5 है, ये 66.5 है, पढ़ा है अपन ने। इक्वेटर से जो हवा उठ करके आसमान में गई उसे कहां जाना था? 23.5 तक जाना था। कहां जाना था? 23.5 तक जाना था। भाई डिसेंट तो वही होगी, लेकिन आसमान में उठकर 23.5 तक आने के लिए उसे वायुमंडल में से चक्कर काट के नीचे आना पड़ेगा ना। और जब वो वायुमंडल में से चक्कर काट के आएगी, भाई जहां बादल बनते हैं क्षोभ मंडल में, उसके अंदर ट्रोपोस्फेयर के अंदर, वो ट्रोपोस्फेयर में गई और वहां से लौट के नीचे आ रही है। तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर उसका जो मूवमेंट है, वो जो डायरेक्शन पकड़ लेगा, वो जेट स्ट्रीम है। अच्छा, और वो तो रेगुलर होने वाली चीज है। भाई कॉमन सेंस ये लगाइए कि इक्वेटर से हवा का उठना रोजाना तय है, क्योंकि उसके यहां तो टेम्परेचर रोजाना गर्म होगा। इक्वेटर से जो हवा उठकर ऊपर गई है, उसका ऊपर जाने के बाद नीचे आना तय है। तो जब वो आसमान में से नीचे आने की कोशिश करेगी, तो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक उस एयर के जाने में, वो मैंने कहा था ना, पंखा अगर आपने ऊपर की तरफ कर दिया दीवार की तरफ, तो वो घूम के वापस नीचे की तरफ आएगा, कहा था। तो वो जो घूम के वापस नीचे की तरफ आने की प्रक्रिया है, जब वो नीचे की तरफ आएगी, लेकिन चलेगी तो आसमान में ऊपर ना। तो जब वो ऊपर चलेगी, तो ये वाला जो क्षेत्र है जहां पर आप इसको वायुमंडल सोचें, वहां पर ट्रोपोस्फेयर में हवाएं कैसे चलेंगी? अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस बल, यानी राइट हैंड मूवमेंट करके चलेंगी। आसमान में जो राइट हैंड मूवमेंट करके हवाएं चल रही हैं, उन्हें जेट स्ट्रीम नाम दिया गया है। चूंकि ये वेस्ट से आ रही हैं, इधर की तरफ ईस्ट है, इन्हें वेस्टर्ली भी कहा जाता है।
तो जेट स्ट्रीम जो वेस्ट से आ रही हैं वो वेस्टर्ली कहलाती हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रहे हैं। हल्का पूछे सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, आप बहुत इनएक्टिव लग रहे हैं। बेटा मेरा गला प्रॉपर तरीके से मतलब खराब हो चुका है, मतलब डॉक्टर की तरफ से तो अब आदेश ये है कि आप कम से कम 10-15 दिन का वॉइस रेस्ट ले लीजिए। लेकिन इस समय काम इतने सारे आ गए हैं कि वो परमानेंट वॉइस रेस्ट, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। आपने नोटिस नहीं किया होगा इन दिनों मेरे से बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है, मतलब आवाज ही गले से बाहर नहीं आ रही, खिंच रही है आवाज, फट रही है आवाज, क्योंकि ये पूरी तरह से एग्जर्शन में खत्म हो चुका है। तो लेकिन क्लासेस हैं, आपकी क्लास है, नीचे अब आरएएस की क्लासेस का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है, यूट्यूब पर भी क्लासेस हैं, तो काम बहुत सारा है। फिर दिन भर मीटिंग्स होती हैं, टीचर से मिलना होता है, प्लानिंग करनी होती है, टीम को समझाना होता है, काम बढ़ गया, तो गला खराब हो गया पूरी तरह से। डॉक्टर के अनुसार चला जाए तो 10 दिन चुप हो जाइए, 10 दिन चुप हो जाऊंगा तो सब तरफ कोहराम मच जाएगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा बच्चों का। ठीक है, तो चल रहे हैं। तो आपको जो लग रहा है इनएक्टिविटी, वो असल में गले की वजह से है। तो जो मुंह में दवा ले रखी है मैंने, वो बोलते समय के लिए ही है कि आप बोलें, तब कम से कम आप दवा मुंह में लेके रखें। वो जो गुड़ खाता था डॉक्टर ने, वो भी बंद कर दिया है, क्योंकि आप मीठा की डाइटिंग चल रही है, तो वो मीठा नहीं खा सकते। तो ये सब साइड इफेक्ट है, पर कोई नहीं, पॉइंट समझ में आ रहा है आप सबको। वेस्टर्ली क्यों कहा, क्योंकि ये वेस्ट से आ रही है। सर तो एक बात बताइए, अगर कोई हवा 66 डिग्री से नीचे की तरफ आ रही हो, हमने कहा हाँ बिल्कुल आती होगी, तो क्यों नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये वाली चीज जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, सर इसको भी राइट हैंड साइड घूमना होगा। हमने कहा बिल्कुल घूमना होगा। तो सर ये राइट हैंड साइड घूम गई, ये राइट हैंड साइड घूम गई, ये राइट हैंड साइड घूम गई, ये राइट हैंड साइड। मैंने कहा बिल्कुल। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की तरफ पूरब और पश्चिम, अगर 23.5 से 66.5 के बीच में बात की जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये हवा अब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हुई दिखेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो बोले सर इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेट रीजन है वहां पर हवा ईस्ट से वेस्ट चलती है। मैंने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो सर क्या हम उसे ईस्टर्ली कह सकते हैं। मैंने कहा 100% कह सकते हो। सर जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हवा जा रही है, क्या हम उसे वेस्टर्ली कह सकते हैं। अरे हमने कहा निश्चित ही कह सकते हो। तो वेस्टर्ली और ईस्टर्ली समझ में आ गया। तो जो ट्रॉपिकल क्षेत्र के ऊपर से हवाएं गुजरती हैं वो वेस्टर्ली कहलाती हैं, और जो टेम्परेट के ऊपर से हवाएं गुजरती हैं वो ईस्टर्ली कहलाती हैं। अब देखो, अगर आपको वेस्टर्ली और ईस्टर्ली समझ में आ गया, तो आपको अब इंडिया का मैप भी समझ में आना चाहिए। इंडिया कहां से कहां तक फैला हुआ है। देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये रहा इंडिया, और ये इस प्रकार से समझ लीजिए है। इक्वेटर अपने बीच में से तो जा रही है लगभग, इक्वेटर माफी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से होकर के निकल कर तो जा रही है, यहां से बिल्कुल होते हुए। तो ये जो गुजरते हुए जा रही है मध्य प्रदेश से होते हुए, ये बिल्कुल मध्य में से होके जा रही है। तो इंडिया कहां पर विराजमान है। इंडिया विराजमान है आधा ट्रॉपिक में और आधा टेम्परेट में। लेकिन क्या हमें टेम्परेट का कोई फायदा होता है। हमें क्या टेम्परेट का कोई फायदा होता है। बोले टेम्परेट का हमें फायदा नहीं होता। क्यों फायदा नहीं होता। हमें इसलिए फायदा नहीं होता क्योंकि टेम्परेट रीजन के अंदर तो हमारे पास हिमालय लगा हुआ है। देखो, ये रहा हिमालय, दिख गया। अब टेम्परेट में हिमालय है, तो इधर देखो कि यहां से जो ईस्टर्ली आ रही थी हमारी तरफ, ये जो ईस्टर्ली चलकर हमें आ रही थी मारने के लिए, उसे तो हिमालय ने रोक लिया। भाई ईस्टर्ली हो या फिर भाई ट्रोपोस्फेयर यहां से लेकर 16 किलोमीटर तक है, 9 किलोमीटर तक तो हिमालय ही है। तो हिमालय है तो ना तो हवा को ऊपर से आने दे रहा है, थोड़ी बहुत हवा क्रॉस होती है, वो तो टेम्परेचर वेरिएशन है, लेकिन हमें प्रभाव ही नहीं पता चल रहा। ना तो हमें टेम्परेट क्षेत्र का कोई असर ही पता नहीं चल रहा। हरियाणा पंजाब हमारे बिल्कुल सब ट्रॉपिकल क्षेत्र कहलाते हैं कि ट्रॉपिक जैसी फीलिंग है इनमें, जबकि होना क्या चाहिए था। होना तो बिल्कुल, चीन के अंदर जाइए तो टेम्परेट की फीलिंग आती है, बर्फबारी की फीलिंग आती है। बॉर्डर क्रॉस कर जाइए दूसरी तरफ जाइए, तिब्बत और चीन में आपको ठंड लगेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। बिल्कुल प्रदमन बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेस्टर्न घाट ने इसको रोका तो फिर गुजरात से आया, क्योंकि वह पहाड़ नहीं था। ठीक है।
अब सोचकर देखिए, ये जो स्थिति बनी आपके सामने, इससे हमें क्या पता चला कि हमें माहौल पूरा ट्रॉपिकल मिला है। तो हमारे ऊपर जिसका सबसे बड़ा प्रभाव है वो क्या है? वेस्टर्ली का प्रभाव है। अगर हमने आकाश में से कुछ भी सोचा है तो वो वेस्टर्ली है जो हमें प्रभावित कर सकती है, नथिंग एल्स। इतना कंफर्म है? बोले हाँ सर, ये तो सही कह रहे हो। तो केवल हमें प्रभावित कौन कर सकता है? आंसर वेस्टर्ली कर सकता है। अब ध्यान से सुनना, आप इसी क्रम में थोड़े आगे चले जाइए। आपके पास वर्ल्ड मैप लगा हो तो देखिए, आप पश्चिम की तरफ चलिए। भारत के जस्ट बगल में अरब सागर है। अपना वर्ल्ड मैप निकालिए। भारत के जस्ट बगल में अरब सागर है, उसके बगल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, पर्शियन गल्फ है, गल्फ कंट्रीज हैं। क्रॉस कर जाइए दूसरी तरफ, वहां भूमध्य सागर दिखाई दे जाएगा। यहां पर कौन सा सागर दिखाई दे जाएगा? भूमध्य सागर दिखाई दे जाएगा। भूमध्य सागर बोले तो मेडिटेरेनियन सी दिखाई दे जाएगा। हाँ जी। सुमन ने लिखा पटना में बाढ़ आई हुई है। संदीप बोल रहे हैं कि अगर सुमन जी आप पटना में डूबी नहीं है तो मन लगाकर पढ़ लो। बहुत सही। दोनों ने ही एक दूसरे को सही जवाब दिया है ना? और हमारा आंसर यही है कि बेटा सही बात बोल रहा है वो बच्चा, अगर डूबी नहीं हो तो पढ़ाई कर लो। सूचना मत दो, हमारे पास तो दुनिया भर की सूचनाएं हैं। हम तो सूचना पे ही काम करते हैं ना। हमारे पास तो दिन भर जो भी दुनिया के किसी कोने में हो रहा है, मेरी 5 लोगों की टीम बस वही ढूंढने में लग रही है कि क्या हो रहा है दुनिया में, है ना? तो उसकी चिंता छोड़ दो, अपने पास पूरा सेटअप है ना बेटा, आ जाओ। बहुत सही, आ जाइए। तो अब क्या है, भूमध्य सागर के ऊपर जो पानी के ऊपर भाप बनकर बादल बनी थी, उस बादल को ये वेस्ट से चलकर आने वाली हवाएं भारत की तरफ धकेलती हैं। ध्यान से सुनना, क्या केवल हमारे यहां बारिश के लिए क्या गर्म और ठंडे का अंतर ही जिम्मेदार है? आंसर है नहीं। एक और कारण है हमारे पास, और वो क्या है? वेस्टर्ली भी अपने यहां से वेस्टर्न वो मेडिटेरेनियन सी से पानी लेकर चल रही है, हवा को धक्का मारते हुए लेके आ रही है। इसी को आप वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। आपने कई बार सर्दियों के समय बारिश को देखा होगा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या है? वेस्टर्लीज के कारण आया हुआ डिस्टरबेंस। क्यों आता है? अकॉर्डिंग टू दैट, वेस्टर्लीज मेडिटेरेनियन सी के ऊपर उठे पानी को धकेल कर पृथ्वी की इस तरफ लेकर आती हैं। वेस्टर्लीज के कारण वो चले हुए आते हैं। हिमांशी लिख रही है, सर सपना मैम का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, सपना मैम की क्लास आज से रोक देंगे। आज नहीं होगी, ठीक है? चिंता मत करिए, अपनी क्लासेस होंगी। कल तो ईद थी, इस कारण किसी की भी क्लास नहीं हुई है। अपनी क्लासेस चलेंगी शाम को, है ना? वो तो केवल इसलिए था क्योंकि कुछ बच्चों को इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की दिक्कत थी, तो हमने सोचा, क्योंकि इंग्लिश में टीचर मिलना थोड़ा महाभारत होता है हमारे लिए। मतलब जो थोड़ा बहुत इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज कर ले प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना? बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? विशाल, छोटी इलायची और सौंफ को कुछ देर तक चबाएं। ठीक है विशाल, मैं करता हूं भैया, थैंक यू सो मच। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर के ये क्लियर हुआ कि कैसे अपने यहां पर जेट स्ट्रीम मदद करती हैं बारिश के लिए। तो आपको जेट स्ट्रीम की परिकल्पना समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, इसको और समझाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं साहब। इसके बाद ये वेस्टर्ली भी समझा चुका हूं, ईस्टर्ली भी समझा चुका हूं, हो गया। आगे बढ़ते हैं साहब। तिब्बत के पठार और ईस्टर्ली, तो मैं तिब्बत का पठार बता ही चुका हूं, ईस्टर्ली बता ही चुका हूं, ऊपर से आने वाली ईस्टर्ली है। तिब्बत के पठार के बारे में यह कहा जाता है कि तिब्बत का पठार जितना गर्म होगा, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, तो वहां उतना ही लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। और जब तिब्बत का पठार है कहां पर, अपन अगर इंडिया को माने, ये इंडिया है मान लीजिए, तो यहां पर तिब्बत का पठार है। तो तिब्बत का पठार जितना गर्म होगा, वहां पर उतना ही लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट होगा। लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट होगा तो जहां जहां हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर की तरफ चलने लगेगा, और हाई प्रेशर का लो प्रेशर की तरफ चलना स्वतः ही बारिश करने लगेगा। ठीक है? तो तिब्बत के पठार का ये योगदान है, पूरी तरह से वो जिम्मेदार
नहीं है। हिमांशी बोल दिया ना बेटा, चिंता मत करो, अपन है ना हटा देंगे क्लास मैडम की, वो केवल आपसे ट्राई करने के लिए 7 दिन का समय मांगा था। आप लोगों को लगता है कि नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, कर देंगे, है ना। अच्छा, तो ताइबेतियन प्लेट्यू जितना गर्म हुआ, उस गर्म ने अपनी तरफ एयर ग्रेडियंट के कारण हवाओं को खींचा है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर सोमाली जेट स्ट्रीम क्या है, तो ये सोमालिया है, अपन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर है। तो यहां से जो गर्म हवा क्रिएट हुई, या फिर यहां से जो हवाएं क्रिएट हुई, वो तिब्बत की तरफ खिंची चली जाती हैं। तो तिब्बत की तरफ खिंचना उनको बारिश लाने के लिए जिम्मेदार बनाता है, ठीक है। इन सबसे ऊपर जो कंसेप्ट आपको सीखना चाहिए, बाकी तो सब छोटे मोटे कंसेप्ट है, दीज आर नॉट दी परमानेंट कंसेप्ट जिन्हें सीखने से आपको मानसून समझ में आए। जो पढ़ने वाली चीज है ना, दैट इज अल नीनो और ला नीनो। इस शब्द को थोड़ा सा समझिएगा, और इसे समझते समय कुछ बातें आपको बेसिक फॉर्मेट में ऐसे समझनी पड़ेंगी। मैं जो मैप दिखाऊंगा ना आपको, ये थोड़ा कंसेप्ट है जो आपको सीखने लायक है। थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये रहा इंडिया। लेकिन सवाल है, बात इंडिया की कोई कर ही नहीं रहा है, तो कहां की बात कर रहा है। सर हमको तो ये पैसिफिक ओशन दिखाई पड़ रहा है ना। तो बोले सर हमको तो पैसिफिक ओशन दिखाई पड़ रहा है, हमें तो इंडियन ओशन की बात ही कोई नहीं कर रहा है। क्या है अल्नीनो और लानीनो, छोटा सा काम है वो समझ लीजिए। देखो भाई, आप सबको याद होगा, अपन ने वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ी थी, मैंने आपको जल धाराएं पढ़ाई थी, याद है। वाटर ओशन करंट्स पढ़ाई थी, ओशन करंट्स, अगर याद आ रही हूं। ओशन करंट्स जब पढ़ाई थी तब मैंने ये बताया था कि समुद्र का पानी घूमता रहता है पूरे टाइम। और जिन्होंने ओशन करंट रिवाइज नहीं की हैं, वो कृपया करके एक बार ओशन करंट पढ़ लें, ठीक है। तो जब हमने ओशन करंट्स पढ़ी थी, तो हमें यह समझ में आ गया था कि धरती पर सभी तरफ इक्वेटर से लेकर के पानी गोल गोल घूमता है और दूसरे तट से होकर ऊपर आता है। और अगर आपको ये याद हो, तो हमें ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ये था इक्वेटर। मैं इसको दिखा देता हूं, ये था इक्वेटर। इक्वेटर पर पानी घूम रहा है, कहां से कहां घूम रहा है ये सब याद होना चाहिए भाई, पुरानी चीजें हैं, सब पढ़ा रखी हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो चीज है ना, यो घूम करके, यूं इक्वेटर से पानी दूसरी दिशा में जा रहा है, बताया था। तो इक्वेटर से पानी जब घूम के जा रहा है, तो यहां ब्राजील के पास ब्राजीलियन करंट, एक बार ओशन करंट दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ इक्वेटर पर पानी घूम घूम घूमता घूमता जाता है, ओके। अब क्या होता है, अच्छा अभी एक बार कितना याद है कितना नहीं है आपको, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। जरा बताइए बेटा, जो इक्वेटर से साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ करंट्स जाती हैं, वो कोल्ड करंट होती हैं कि हॉट करंट होती हैं, एक बार मैं आपको तो चेक कर लूं आपको कितना याद है। इक्वेटर से जो पोल की तरफ चलती हैं, वो कैसी होती हैं।
गर्म है साहब। कुल मिलाकर सबको पता चल गया कि मामला गर्म है। मतलब यह हुआ कि यहां से जो भी नीचे जा रहा है दैट इज गर्म। ये गर्म कौन सी जगह पर आ रही है? ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास से यहां से निकल रही है गर्म। अच्छा, मैंने वर्ल्ड मैप भी पढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया की जो बिल्कुल अड़ी हुई जगह है ना, ये वाली, मुझे जरा बताओगे यहां पर ऑस्ट्रेलिया के किनारे इस वाली जगह पर, जहां पर मैं पूछ ही लेता हूं कौन सी खास जगह है इस जगह? कोई खास जगह है क्या यहां पे, अगर पहचान रहे हो? ग्रेट बैरियर रीफ, है ना? तो ग्रेट बैरियर रीफ से होकर के ये हवा ये पानी जो है समुद्र में चल रहा है, ये सारा खेला, ये पानी यूं घूमता घूमता जा रहा है। नीचे कौन मिल गया? नीचे अंटार्कटिका मिल गया। कौन मिल गया यहां पे? अंटार्कटिका मिल गया। अंटार्कटिका कैसा है? ठंडा है। तो ये क्या हुआ? इस ठंडे से जाकर टकराया। ठंडा, गर्म पानी आ रहा था, ठंडे से मिला। अब ठंडे के बगल में चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। अब ये ठंडा हो चुका है। अब ये ठंडा हो चुका है। अब जब ये ठंडा हो चुका है तो देखो, अब ये यहां से, क्योंकि चक्कर बन गया, चक्कर बन गया, तो ये ठंडा पानी वापस घूम के ऊपर आने लगा। देखो जरा, बताओ आया कि नहीं आया? बोलो भाई। तो यहां पर ये ठंडा पानी ऊपर आने लगा। ये रहा ठंडा पानी, ये आ गया। ठंडा पानी जो ऊपर आने लगा, ये ठंडा पानी कहां से गुजर रहा है? साउथ अमेरिका की बगल में से। कहां से गुजर रहा है? साउथ अमेरिका की बगल से। यहां कौन से देश हैं? ये वाला जो देश है, ये तो हो गया पेरू। इसके नीचे ये वाला देश है, ये हो गया चिली। याद आ रहा है? साउथ अमेरिका पढ़ा है अपन सबने। तो जब पढ़ा है मैपिंग में, एक पेरू हो गया, एक चिली हो गया। तो पेरू की बगल से होकर के ये आकर इधर आया। बोलो, बात समझ में आ गई? पेरू की बगल से होकर निकला। तो जब पेरू की बगल से होकर निकला, अब कॉमन सेंस लगाना भाई। इस जगह पर ये गर्मी करेगा कि ठंडक करेगा? पेरू के पास क्या करेगा? ठंडक करेगा। ये कैसी जगह हो गई? ठंडी जगह हो गई। तो पेरू के पास ठंडा होता है, ऑस्ट्रेलिया के पास गर्म होता है। नॉर्मल कंडीशंस क्या है, अब थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। नॉर्मल टाइम पर क्या होता है, जो कोल्ड वाटर था कोस्ट के अलोंग, ये धक्का खा करके पानी एकत्रित होते हुए वहां चला जाता है। लेकिन जब बहुत लंबे समय तक चक्कर कटता रहता है, तो ऐसी स्थिति में साउथ अमेरिका की तरफ ईस्टर्ली विंड के प्रभाव में, जब ईस्टर्ली विंड कमजोर हो जाती है, तो वार्म वाटर जो है ना, वो साउथ अमेरिका की तरफ घूमने लगता है। अब ये क्या कहानी है साहब, ये बताइए। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। सामान्य कंडीशन में तो यहां पर पानी कैसा है? ठंडा है। कैसा है? ठंडा पानी है। सामान्य सिचुएशन क्या है? ठंडा। सर ये रंग क्या बता रहा है? ये जो लाल रंग आपने दिखाया है, ये क्या बता रहा है? मैं कुछ नहीं बता रहा है, आप केवल ठंडा और गर्म पहचान लो। यहां ठंडा है और इधर गर्म है। ये लाल रंग क्या बता रहा है? ये सब छोड़ दो अभी दिमाग से। बोले छोड़ दिया सर। हमने कहा अगर छोड़ दिया तो अब दूसरी बात समझो। बोले बताओ सर। हमने कहा इक्वेटर से जो पानी बह रहा था, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में ये जो इंडोनेशिया है, या जो छोटे छोटे फिलीपींस जैसे ये छोटे छोटे आइलैंड्स जैसे देश हैं, यहां जाकर पानी अटक रहा था। अटक रहा था मतलब इतनी स्पीड से क्रॉस होकर इधर नहीं जा रहा था। देखो, समुंदर आर पार थोड़ी है भाई, ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन तक थोड़ी जा रहा था, पानी बेचारा यहां अटक रहा था। इसलिए पैसिफिक ओशियन में तो पूरा सर्कल बनता है, इंडियन ओशियन में क्रॉस करके नहीं आ पाता। लेकिन सर ये कोई बैरियर थोड़ी लगा है, यहां पर तो बहुत छोटे छोटे से रास्ते भी हैं, स्ट्रेट भी हैं। समुद्र तो जुड़े हुए हैं ना सर आपस में। यहां से देख लो, मलक्का स्ट्रेट है, जावा स्ट्रेट है ना, कितनी सारी स्ट्रेट है जिससे इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है।
मैंने कहा निश्चित ही आपकी बात सही है, पर क्या आपको इसको देखकर ऐसा एहसास नहीं होता? बोले कैसा? मैंने कहा कई बार आप जब हाईवे से जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक तो हाईवे सीधा हो और एक हाईवे ऐसा हो कि पुलिस वाले इस तरह से बैरिकेड लगा के खड़े हो जाएं। ये बैरिकेड लगाया, ये बैरिकेड लगाया, ये बैरिकेड लगाया, ये बैरिकेड लगाया। बोले हाँ, तो मैंने कहा स्पीड में आ रही थी गाड़ी, 120 की स्पीड से गाड़ी चली आ रही थी, धुआंधार। अचानक सामने बैरिकेड आ गया। बोले हाँ आ गया सर। तो अब, तो मैंने कहा देखो धुआंधार गाड़ी चली आ रही थी, सामने बैरिकेड, बैरिकेड का मतलब सर रास्ते में रोकने वाला। बैरिकेड आया तो एक सारी गाड़ियां लाइन में आई। क्यों? क्योंकि इतनी सी जगह थी निकलने की, जगह सीमित थी निकलने की, तो बैरिकेड के कारण ये गाड़ी यूं निकल के जाएगी। बोले हाँ। फिर मैंने कहा यूं बचते बचाते यूं निकल कर जाएगी, फिर यूं निकल कर जाएगी, फिर यूं निकल कर जाएगी, फिर यूं जाएगी। बोले हाँ सही कह रहे हो। तो मैंने कहा अब सोचो, इतनी सारी गाड़ियां आ रही थी रोड पर भर के, लेकिन बैरिकेड लगने से यहां पर गाड़ियों को एक एक करके निकलने की मजबूरी हुई। देखो समुंदर से पानी इतना तेज चलते हुए आ रहा था, सामने बैरिकेड लग गया, बैरिकेड लग गया तो स्पीड स्लो करनी पड़ी पानी को। भाई निकलना है तो ठहर ठहर के निकलना है, सारा तो एक बार में निकल नहीं जाएगा, इतना सारा पानी एक बार में थोड़ी निकल जाएगा है। तो अब मुझे ये बताओ इस जगह पर क्या हो जाएगा? जाम लगेगा कि नहीं लगेगा? है भाई, यहां पर जो गाड़ियां रुक गई, एकदम बहुत बड़ा जाम लगा कि नहीं लगा, ये बताओ। विशाल चेक करो बेटा ढंग से, पहले पहले बताओ जाम लगेगा कि नहीं लगेगा? ज्योग्राफी की बुक सजेस्ट कर दो, एनसीईआरटी पढ़ लो बेटा। बताओ भाई, फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दो। जाम लग गया, ट्रैफिक जाम हो गया। अच्छा, कभी आप में से कोई भी व्यक्ति अगर जाम में गया हो तो ये जाम का एहसास हो गया होगा आपको? जाम लग गया। अच्छा, यहां पर लग गया नॉर्मल परिस्थितियों में जाम, नॉर्मल परिस्थितियों में यहां जाम लग गया। ये जो लाल कलर दिख रहा है ना आपको, ये जाम का है। सर लेकिन लाल क्यों है? मैंने कहा लाल इसलिए है क्योंकि जो पानी गया था यहां पर, वो ठंडा था कि गर्म था? बोले सर वो तो गर्म था। मैंने कहा गर्म था तो गर्म को दिखाने का तरीका क्या है? लाल रंग। तो मैंने कहा ये जो जाम लगा है यहां पर, इतना सारा गर्म पानी यहां इकट्ठा हो गया कि नहीं हो गया? बोले हाँ सर गर्म पानी इकट्ठा हो गया यहाँ पे। तो मैंने कहा उनमें से थोड़ा बहुत पानी रिस रिस के इधर की तरफ जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। बोले हाँ सर सही कह रहे हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अब एक बात बताओ, अब क्या है, मान लो, मान लो आप दूर से आ रहे थे धुआंधार जूम, आपने देखा आगे भाई साहब 1-2 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। मान लो पुलिस की बैरिकेटिंग सुबह से लगी हुई थी शाम तक, भाई साहब पता चल रहा है 2-3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अब जो 2-3 किलोमीटर के बाद खड़ा हुआ आदमी है, उसे थोड़ी पता है सामने क्या लगा हुआ है, उसे थोड़ी पता है सामने बैरिकेटिंग लगी हुई है। वो क्या सोचेगा, अरे 2-3 किलोमीटर बाद पता नहीं रोड पे कोई किसान आके बैठ गए, प्रोटेस्ट तो नहीं हो रहा, रास्ते में कोई भीषण हादसा तो नहीं हो गया, पता नहीं कितनी रातें यहां गुजारनी पड़ेंगी। तो वो आदमी क्या करेगा? मुझे ये बताओ। जब जाम लगता है तो आप क्या करते हो? इंसान की प्रवृत्ति बताओ, इंसान क्या करता है? मुझे बताओ, अगर जाम लगता है तो इंसान क्या करता है? पल्लवी ने तो आंसर दे दिया, बाकी लोग भी दे दो। यहां जाम लग गया। भाई साहब ट्रैफिक देख करके लोग लौटने लगते हैं, रिवर्स मारने लगते हैं, यू टर्न, अरे अरे चलो चलो दूसरे रास्ते से चलेंगे। हाँ, निशांत ने कहा सो जाते हैं गाड़ी में। हाँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे सो जाएंगे, सोए हुए हैं ना, भीड़ बनी हुई है। लेकिन जिनको लग गया जाम है, अरे लौटो रे वापस लौटो, वापस लौटने लगते हैं।
पानी के साथ भी यही हुआ है। यहां इतना सारा पानी अटका हुआ था वो जाम में, अरे बोले रास्ता नहीं है, जा कहां रहे हो? सब लोग अपनी दिशा पकड़कर चल रहे थे, चलो 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 चलो, बोले जा कहां रहे हो? तो बोले क्या करें, लौटो वापस, यू टर्न लो। तो भाई साहब ये यू टर्न लेते हैं। देखो बात ध्यान से समझना, पहले पानी इकट्ठा हुआ, लंबा समय तक जाम लगता रहा, मतलब ये समझ लो 5-7 घंटे जाम लग लिया, अब व्हीकल लौटने लगे। यानी पहले पानी एकत्रित हुआ, होता रहा होता रहा होता रहा, अब पानी को लगा कि यार रास्ता नहीं है, बोले यार लौटने में भलाई है, क्योंकि यहां पर प्रेशर बिल्ट हो गया है, यहां पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है, तो बोले यू टर्न लो। तो यहां पर जो पानी एकत्रित हुआ उसका वॉल्यूम बढ़ चुका है, वो लौटने की कोशिश करता है। बोले सर इधर भी तो जाएगा, जा रहा है। सर इधर भी तो जाएगा, मैंने कहा जा रहा है, फिर भी उसको तो सीधा जाना था, वो लौटेगा। वो जब लौटने लगता है ना, तो ये देखो ये रिवर्सल ऑफ हॉट वाटर है, हॉट ही जा रहा है, हॉट ही आ रहा है। और जिस पेरू को आदत थी किस बात की, जिस पेरू को आदत थी ठंडी जलधारा की, जिसको क्या आदत थी, ठंडी जलधारा की, उसे अचानक क्या दिखा, गर्म पानी उसके पास आने लग गया। हाँ भाई, नीचे से ठंडा पानी आ रहा है, ऊपर से गर्म पानी आ रहा है, नीचे से ठंडा पानी आ रहा है, ऊपर से गर्म पानी आ रहा है। भाई साहब ठंडा और गर्म पानी जब आपस में एक दूसरे से मिले, भाई साहब आप कहां से आ रहे हो? बोले यार मैं तो रास्ते में से लौट आया। अरे बोले आप यूं घूम के आते तो आपको ठंडा मजा आता एकदम, यूं घूम जाते। बोले आना तो पेरू ही था, मैं यहां से पेरू आ गया, तुम यहां से पेरू आ गए। अरे यार सर मजा हो गया यार, सर आओ आओ बैठते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, पार्टी करते हैं एकदम बढ़िया से। ठंडा और गर्म पानी बैठकर यहाँ पार्टी कर रहे हैं भाई साहब, वहां तो जाम लग रहा है, बोले पार्टी करो पार्टी करो। तो इससे क्या हुआ, ये जब दोनों बैठ के आप पार्टी करने लगे, तो बोले पार्टी करते समय यार भाई साहब अपन तो नॉन वेज वाले आदमी हैं, बोले लाओ मछली पकड़ेंगे। और एक गजब संयोग है सर, ठंडा और गर्म पानी जब मिलता है तो भाई साहब मछली उत्पादन बेहतरीन होता है। जब ठंडा और गर्म पानी आपस में मिलता है तो क्या होता है, मछली उत्पादन बेहतरीन होता है। दुनिया के वो सभी कोने, जैसे कुरोशियो और ओवेशियो यहां पर मिलती हैं, यहां पर गजब मछली उत्पादन है। न्यू फाउंडलैंड के पास में, अमेरिका के पास में, अमेरिका का ये वाला एरिया जो है, यहां पर गजब मछली का उत्पादन होता है। कहने का मतलब क्या है भाई साहब, कुल मिलाकर मतलब ये है गजब मछली उत्पादन होगा, मत्स्य पालन होगा, फिशरी होगी। लेकिन क्या रोजाना हो रही है क्या? नहीं, कई सालों में होता है ऐसा। कई सालों में क्यों होता है भाई? क्योंकि सर यहां पर प्रेशर बिल्ट होने में टाइम लगता है ना, जाम लगने में टाइम लगता है ना। तो ऐसी स्थिति में पेरू वालों के लिए गजब उत्सव का माहौल हो जाता है। यह उत्सव का माहौल जो कि पेरू पर टेम्परेचर चेंज होने से हुआ है, इसे ही अल नीनो ईयर कहा गया है। इसे ही अल नीनो ईयर कहा गया है। तो अल नीनो कब आता है? क्या हर साल आता है क्या? नहीं। जब पानी इकट्ठा होते चला जाता है, रिवर्सल होने लगता है। तो क्या हर साल की घटना है क्या? नहीं सर, कई बार 2 साल में, कई बार 3 साल में, कई बार 4 साल में। ज्योग्राफी वाले लोग बताते हैं कि 4 से 5 साल तो एवरेज लगता है अल नीनो सिचुएशन आने में। बोले सर इससे किसे फायदा हुआ? हमने कहा यार पेरू वालों की पार्टी हो गई। तो सीजनल रिवर्सल है ये, लेकिन समय के साथ होता है, पेरू के तट पर होता है, इसे अल नीनो कहा जाता है। अब सर एक बात बताओ, अभिषेक कह रहे हैं सर कहानी की तरह समझ में आ गया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अरे तो चिंता मत करिए, तो गला साथ नहीं दे रहा है, अदरवाइज तो भाई साहब अलग ही लेवल होता है इन चीजों को समझने का, आनंद आता है ना इनमें। अब बोले सर हमें क्या फायदा इससे, इनके यहाँ पार्टी हो रही है, हमें क्या फायदा? मैंने कहा आपको फायदा नहीं है, आपको तो नुकसान है। बोले क्यों? मैंने कहा इंडिया को असली फायदा कब होगा? बोले सर हमें असली फायदा तब होगा जब हमारे पास में वाटर वेपर ज्यादा बनेंगी। मैंने कहा आपको फायदा तब होगा जब ह्यूमिडिटी आसमान में ज्यादा होगी, तभी तो इंडिया की तरफ वो ह्यूमिडिटी खिंचकर जाएगी। मैंने कहा आपके लिए पता है भला भला किस बात में? बोले हाँ सर बताओ भला किस बात में?
मैंने कहा आपका भला इस बात में है कि ये जो प्रेशर है ना ये और ज्यादा बिल्ट हो। बोले क्यों? मैंने कहा इससे पुलिस वालों को ये लगेगा कि बैरिकेड हटाओ, गाड़ियों को तेज गति से जाने दो, कई गाड़ियां बिना बैरिकेड तोड़े भागे जाएंगी, हटो भाई हटो यहां से, दंगामा होगा। तो बोले इससे क्या होगा? तो मैंने कहा इससे पानी क्रॉस करके यहां तक सोमाली और मेडागास्कर तक पहुंचेगा। मैंने कहा जब ये सोमाली और मेडागास्कर तक पहुंचेगा तब गर्म पानी पहुंचा है तो भाप भी ज्यादा बनाएगा, ज्यादा भाप बनाएगा तो वो इंडिया पर जाकर ज्यादा बरसेगा। अपने लिए गर्म पानी फायदेमंद है, ठंडा पानी फायदेमंद नहीं है। जितना गर्म उतनी भाप, जितनी भाप उतनी बारिश। हमें तो ठंड फायदा नहीं देती, तो हमें किससे फायदा है? ला नीनो से फायदा है। यानी हमें इसका उल्टा हो। उल्टा कब होगा? जब यहां पर इसका प्रेशर बिल्ट होगा। तो इसका मतलब सर ला नीनो का परिणाम है अल नीनो। मैंने कहा बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ला नीनो स्थितियां ज्यादा रह लेती है तो अल नीनो आता ही है। मतलब ला नीनो और अल नीनो एक साथ जुड़े हुए हैं। ला नीनो आ गया, बोले अरे बहुत प्रेशर हो गया, लौटो लौटो लौटो, तो अल नीनो आएगा। ठीक है, ला नीनो भारत के लिए फायदेमंद है, अल नीनो भारत के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो कई बार आप सुनते हैं कि ला नीनो सिचुएशन है इंडिया के लिए अच्छा रहेगा, अल नीनो सिचुएशन है इंडिया के लिए बुरा रहेगा। बोलो भाई अगर समझ में आ गया, लिखकर मैंने सारी बातें दे दी हैं, अब आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मेरा कंसेप्ट मैंने आपको मानसून के ऊपर सिखा दिया है। अगर यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताएं। तो अपन को कितना सा याद रखना है? ला, ला नीनो हमारे लिए अच्छा है, अल नीनो बला टली। तो कई बार न्यूज़पेपर में जब आप लिखा देते हैं दिस इज ए अल नीनो ईयर, दिस इज ए ला नीनो ईयर, कोई फिक्स नहीं होता, सब लोग अंदाजा लगाते हैं, कोई इसका मेथड नहीं है, कोई तकनीक नहीं है इस बात की पता करने की कि क्या ये अल नीनो है कि क्या ये ला नीनो है। अंदाजा लगाते हैं कंपैरेटिव स्टडी करके कि तुलनात्मक इतने सालों में इतना ज्यादा गर्म पानी आया है या मछली उत्पादन बढ़ा है, उससे अंदाजा लगाते हैं। क्लियर? कल सैटरडे के दिन क्लास होगी आपकी और फिर मंडे से इकोनॉमिक्स शुरू कर देंगे, है ना? कल सैटरडे के दिन क्लास होगी क्योंकि कल छुट्टी कर दी थी ना अपन ने ईद के कारण, तो फिर सैटरडे के दिन क्लास है आप लोगों की, ठीक है ना? ठीक है, चलिए, ऑल गुड, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल, थोड़ा एग्रीकल्चर पर नॉलेज देंगे और उसके बाद में फिर अपन मंडे से एंट्री करेंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है? चलिए।